हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। ओके, तो आज हम लोग क्लास 11th NCERT बुक का अध्याय 3 बायोलॉजी वनस्पति जगत का लेक्चर देखने वाले हैं और साथ ही साथ पाठ की परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर भी देखने वाले हैं। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अध्याय 3 वनस्पति जगत परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, साथ ही साथ इसमें NCERT बुक का जो VVI क्वेश्चंस है वो भी रहेगा आपको। ओके, तो एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लांटी जगत को कौन नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा वनस्पति जगत। क्वेश्चन नंबर 2 है, पॉइंट है यहाँ पे, हमें यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समयानुसार यानी कि समय के अनुसार परिवर्तन आया है। फंजाई यानी कि कवक तथा मोनेरा, प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य जिनमें कोशिका भित्ति होती थी, अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं। ओके, हाँ, प्लांटी वर्ग से अब निकाल दिए गए हैं। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे, इसलिए साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल कहते थे, अब शैवाल नहीं है। प्लांटी जगत के अंतर्गत नील हरित शैवाल को अब नील हरित शैवाल नहीं कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 पॉइंट है, प्रस्तुत अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। कहने का अभिप्राय, मुख्य रूप से हम लोग इस चैप्टर में शैवाल के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। 4 है, प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे परारचना, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है। पुष्पी पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेथम तथा जोसेफ डॉल्टन हुकर ने सुझाया था। अब देखिए यहाँ पे 5 है, वर्तमान में हम जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र जो विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर आधारित है को स्वीकार करते हैं। इससे यह पता लगता है कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। ओके, अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट है, संख्यात्मक वर्गीकी जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 है, आजकल वर्गीकीविद भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकरण के कोशिका विज्ञानीय सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रसायन वर्गीकी जो पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 है, शैवाल क्लोरोफिल युक्त, इसमें क्लोरोफिल संपूर्ण मात्रा में पाया जाता है। सरल, थैलॉइड, स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय यानी कि अलवणीय जल तथा समुद्री दोनों का जीव है। कौन? शैवाल। आप लोग ध्यान में रखेंगे ये सभी बात को, और अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। 9 है यहाँ पे, एक शैवाल जैसे केल्प बहुत विशालकाय होते हैं। क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सबसे विशालकाय शैवाल का क्या नाम है? तो उत्तर हो जाएगा केल्प। पॉइंट नंबर 10 है यहाँ पे, शैवाल किस तरह का जनन करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के जनन करते हैं।
पहला है यहाँ पे कायिक, दूसरा है अलैंगिक तथा तीसरा है लैंगिक। अब देखिए 11 पॉइंट है, कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है, इसके प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है, सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर होते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, युग्मक कासाभिक युक्त फ्लैजिला युक्त। देखिए कासाभिक मतलब फ्लैजिला भी होता है तथा माप में समान हो सकते हैं, अथवा फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं। ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं, जैसे यहाँ पे क्लेमाइडोमोनस, अस्पायरोगायरा इत्यादि। 13 है यहाँ पे, जब विभिन्न माप वाले दो युग्मक संकलित होते हैं तब उसे असमयुग्मकी कहते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनस की कुछ स्पीसीज विषमयुग्मकी लैंगिक जनन में एक बड़े अचल स्थैनिक मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक सम्मिलित होता है, जैसे वोल्वोक्स फ्यूकस। ठीक है, अब यहाँ पे 14 है, शैवाल मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। जी हाँ, शैवाल जो है मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 15 है, शैवाल ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो शैवाल। अब यहाँ पे 16 है, पोरफायरा, लेमिनेरिया तथा सरगासन की बहुत सी स्पीसीज, कहने का अभिप्राय प्रजातियां, जो समुद्र की यहाँ पे 70 स्पीसीज प्रजातियां में से है, भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। ओके, अब देखिए हम लोग 17 पे चलते हैं। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरांगिन यानी कि लाल शैवाल से का उत्पादन करते हैं, जिसका व्यावसायिक उपयोग होता है। 18 है यहाँ पे, जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है। एगार किससे प्राप्त होता है? तो जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में होता है तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। तो जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया यह एक प्रकार का शैवाल है जिसे एगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। क्लोरेला तथा स्प्रूलाइना एक कोशिक शैवाल है, इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। कौन सा शैवाल है? तो क्लोरेला तथा स्प्रूलाइना एक कोशिक शैवाल है, इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है और प्रचुर मात्रा में होने के कारण इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटीन का बहुत अधिक मात्रा होता है। अब देखिए यहाँ पे 20 है, शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन सा है? जो क्रमशः क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी तथा रोडोफाइसी है। ओके, अब देखिए हम लोग 21 पे चलते हैं। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। ये एक कोशिक, कॉलोनीमय अथवा तंतुमयी हो सकते हैं। याद रखिएगा, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। अब यहाँ पे 22 है, हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जिसकी भीतरी सतह सेल्यूलोज की तथा बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। अब यहाँ पे 23 है, अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जूस्पोर से होता है और जूस्पोरेंजिया यानी कि चल बीजाणुधानी में
बनते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे 24 है पियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल। पियोफाइसी को कौन सा शैवाल कहते हैं? तो भूरा शैवाल कहते हैं। मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। ये सरल शाखित तंतुमयी एक्टोकॉपर्स से लेकर सघन शाखित केल्प, देखिए यहाँ पे केल्प आया है, सघन शाखित केल्प जैसे तक हो सकते हैं। अब देखिए ये केल्प क्या है? तो केल्प एक तरह का शैवाल है। ठीक है, केल्प की ऊंचाई लगभग 100 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं 25 पे। रोडोफाइसी लाल शैवाल है। इनका लाल रंग लाल वर्णक आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है। रोडोफाइसी एक प्रकार का लाल शैवाल है, याद रखिएगा आप लोग। रोडोफाइसी क्या है? तो लाल शैवाल है। इनका लाल रंग लाल वर्णक आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है। अब देखिए यहाँ पे 26 है अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं। इसके पिछले वाले अध्याय में हम आपको बताए थे कि उसी के कारण समुद्र का पानी का रंग लाल दिखाई देता है। तो अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। 27 है यहाँ पे ब्रायोफाइट में मॉस तथा लिवरवर्ट आते हैं, जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत के जल स्थलचर भी कहते हैं, क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं। कौन? तो ब्रायोफाइट। और ये पहाड़ी वाले भागों में उगते हैं, मिट्टी को अपघटित कर चट्टान पे उगते हैं और इससे भूस्खलन की संभावना बहुत कम होती है, यानी कि भूस्खलन का चांस बहुत ही कम होता है और पहाड़ भी हरा भरा दिखाई देने लगता है। ये सभी शैवाल होते हैं पहाड़ियों पे। अब देखिए यहाँ पे 28 है ब्रायोफाइट की मुख्य काय अगुणित होती है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मकोभेद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 29 है 29 है ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुधानी कहते हैं। ये द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। नर लैंगिक अंग को पुधानी और मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। 30 है यहाँ पे स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 31 है कुछ मॉस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 32 है स्फेग्नम की कुछ स्पीसीज यानी कि जाति पीट प्रदान करती है। पीट क्या है? तो कोयले का प्रकार है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट पीट, जो कि सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, तो वही पीट प्रदान करती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसका उपयोग पैकिंग में, और पैकिंग यानी कि कहने का अभिप्राय, यानी कि आप लोग चिप्स कुरकुरे खाते हैं या कुछ भी उसी टाइप का पैकिंग में और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 33 है ब्रायोफाइट को लिवरवर्ट तथा मॉस में विभक्त कर सकते हैं। 34 है लिवरवर्ट प्रायः नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदले स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं। लिवरवर्ट की पादप काय
थैलासाब मार्केशिया होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 35 है। लिवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जिसे जेमा कहते हैं, तो जेमा द्वारा होता है। जेमा हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां हैं। ये छोटे छोटे पात्रों, जिन्हें जेमा कप कहते हैं, में स्थित रहते हैं या स्थित होते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे 36 है। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, जिसकी 2 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था प्रथम तंतु है जो स्पोर से बनता है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह की होती है जो प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 37 है। टेरिडोफाइट का उपयोग, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं इस पॉइंट में कि टेरिडोफाइट का उपयोग सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधे के रूप में उगाते हैं, किसे, टेरिडोफाइट को। अब देखिए यहाँ पे 38 है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आप लोग एक भी पॉइंट को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइट स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जिनमें संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। 39 है यहाँ पे। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और वे तने रूपी थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 40 है। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं जिन्हें शंकु कहते हैं, उदाहरण सिलेजिनेला इक्विसिटम। ठीक है, 41 है यहाँ पे। युग्मकोद्भिद के नर तथा मादा अंग होते हैं जिन्हें क्रमशः पुधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। नर अंग को पुधानी और मादा अंग को स्त्रीधानी। ठीक है, 42 है यहाँ पे। सिलेजिनेला साल्विनिया में 2 प्रकार के वृहद बड़े तथा लघु छोटे स्पोर बनते हैं जिन्हें विषम बीजाणु कहते हैं। बड़े बृहद बीजाणु मादा तथा छोटे लघु बीजाणु नर कहलाते हैं। देखिए, जो बड़े बृहद बीजाणु होते हैं उसे मादा कहते हैं तथा जो छोटे होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं, उन्हें नर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 43 है। टेरिडोफाइट के 4 वर्ग यानी कि क्लास कौन कौन से होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा साइलोपसीडा साइलोटम, लाइकोपसीडा सिलेजिनेला तथा लाइकोपोडियम, स्पिनोपसीडा इक्विसिटम तथा टोरोपसीडा ड्रायोप्टेरस टेरिस तथा एंटीएटम है। इसे आप लोग ज़रूर अपने नोटबुक पे लिखिएगा स्क्रीनशॉट लेके और पढ़ने का भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब ये सभी क्वेश्चन आते हैं तो आपको वहाँ पे लिखना होता है ये सारे चीज़ को, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अब तो आप लोग 11th में आ गए हो, फिर 12th में तो जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, तो अभी से ही आप लोग तैयार रहिए। यहाँ पे देखिए 44 है। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियाँ होती है। जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष, ध्यान से देखिएगा, जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा है। इनकी मूल प्रायः मूसला मूल होती है। इसके कुछ जीन्स की मूल कवक से सहयोग कर लेती है जिसे कवक मूल कहते हैं, उदाहरण पाइनस। 45 पर यहाँ पे, जबकि कुछ अन्यों की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है जिसे प्रवाल मूल कहते हैं, उदाहरण साइकस। अब देखिए 46 है।
प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है। लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है। ठीक है। 47 है यहाँ पे, परागकणों का विकास कहाँ होता है? तो उत्तर हो जाएगा लघु बीजाणुधानी में। अब यहाँ पे 48 है, बीजांडकाय का अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन रचना को किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर हो जाएगा बीजांड के नाम से। अब यहाँ पे 49 है, परागकण से एक परागनली बनती है जिसमें नर युग्मक होता है। यह परागनली स्त्रीधानी की ओर जाती है, वहां पर शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जिससे भ्रूण विकसित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। ये बीज ढके हुए नहीं होते हैं। 50 है यहाँ पे, पुष्पी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं जिसे पुष्प कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 51 है, एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। तो एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 52 है, एंजियोस्पर्म यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। कौन? एंजियोस्पर्म। आपको ये पॉइंट याद रखना है। इनका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों जैसे वुल्फिया से लेकर सबसे ऊंचे वृक्ष कह रहा है, ये कोई सवाल नहीं है। ये सबसे ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस, ठीक है, यूकेलिप्टस जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक से अधिक 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक होता है। यूकेलिप्टस का आप लोग अपने घर के आसपास या अगल बगल या कहीं घूमने गए होंगे तो लिप्टस का पेड़ तो देखे ही होंगे। वो 100 मीटर तक की ऊंचाई तक होता है, मतलब कि बहुत ऊंचा होता है। लगभग 5 तला घर बना है और उतना ऊंचा तक लिप्टस होता है। तो 100 मीटर या 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक लिप्टस का होता है। ठीक है। इनसे हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियाँ तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 53 है, भ्रूण कोश किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा बीजांड के अंदर बहुत ही न्यूनीकृत मादा युग्मकोद्भिद होता है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। 54 है यहाँ पे, प्रत्येक भ्रूण कोश में 3 कोशिकीय अंड समुच्चय, 1 अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिकाएं, 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं तथा 2 ध्रुवीय कोशिकाएं होती है। अब देखिए यहाँ पे 55 है, परागन किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा परागन परागकोश से निकलने के बाद हवा अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा स्त्री के वर्तिकार्क पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इस स्थानांतरण को परागन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 56 है, दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक से संगलित करता है जिससे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। चूंकि इसमें 2 संगलन होते हैं इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। ओके। अब देखिए यहाँ पे 57 है, पादप में अगुणित तथा द्विगुणित कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभक्त होती है। ओके। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अब ख़त्म हो गया है। तैयारी एग्जाम की यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।